बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हुई है। जी। क्यों हुई है, कैसे हुई, आपको पता है। पाकिस्तान एज वेल एज अमेरिका उसके पीछे था। प्रोवोकर्स हमको उकसाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स से दूर भागना चाहता है। जनरल आसिफ मुनीर उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, तो ये सब उन्होंने जो उकसाया है, उनकी जो सोच है, उस सोच के बाद ये एक्शन हुआ है। हमें नलका बंद करना पड़ेगा, और नलका का जो उगम है, स्टार्ट है, वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हमारे इंटरनली कुछ लोग हैं, कुछ हैं जो उनको साथ देते हैं। इसी की वजह से वो यहाँ अपना एक्शन कर पाते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, कर्नल सचिन रंधाले, जो सेना मेडल और शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मौत के घाट उतारा और उसके लिए उनको सेना मेडल और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला और एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आप आए हैं। सर, हम सब जानते हैं कि पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से रिश्ते खराब हुए हैं और जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शंस लिए, कार्रवाई की है, जिसमें डिप्लोमेटिक एक्शंस तो हैं ही, लेकिन काइनेटिक मेजर्स को लेकर भी अब प्रधानमंत्री मोदी ने आर्म फोर्सेस को हरी झंडी दिखा दी है कि आप अपने हिसाब से जो चाहे एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले सकते हैं। इन सारे जो भी एस्केलेशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत ज़रूरी था, है ना। और आपने देखा होगा रिसेंटली जो टीवी डिबेट चल रहे थे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वॉर होना चाहिए, एंड शाउटिंग रिहेटरिक एंड ऑल दैट। पर मुझे लगता है कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, फुल स्केल वॉर। So I feel what government is doing absolutely bang on. They are, we have to have multi-pronged approach for such actions. Diplomatic, economic, and then is the option which is a military option, and international pressures. So this all 4 to 5 multi-pronged approach has to be taken, and government is on the light lines. And we need to, give that freedom which this government is already, given that freedom to armed forces to select the targets as per their own choosing and hitting them at their own time. Ultimately, aim is to punish Pakistan for this act, cowardly act which they have done in Pahalgam. And you have to also understand, why does Pakistan do this always? Why does it does what it's doing? The reason, you have to trace it back. See, Pahalgam is a small incident which has taken place. We have to take a lot of incidents in previous past also. Whenever there is a high level visit of any VIP or any state guest to India, they will do some action. Because what is their aim ultimately? To internationalize the issue, to get the attention of the world, and most important is divert the attention of the home domestic public. That is the ultimate aim. Now just go back few days back before the attack. In August, September, these 2-3 months, you saw there was a change in the government in Bangladesh. सर, प्लीज स्पीक इन हिंदी एज आवर व्यूअर्स आर हिंदी स्पीकर्स। अच्छा, हाँ, आप कुछ दिनों से थोड़ा पीछे जाइए, जहां हमने देखा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज हुई है। जी। क्यों हुई है, कैसे हुई, आपको पता है। पाकिस्तान एज वेल एज अमेरिका उसके पीछे था, और उसको सबसे जी। ज्यादा एडवांटेज किसने लिया? पाकिस्तान ने लिया। बिकॉज देयर आर जमात इस्लामी पीपल हु आर देयर, जो बांग्लादेश में है, एंड वो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा और पीछे जाइए, जून जुलाई में जैसे ही हमारे यहाँ इलेक्शन खत्म हुआ, जून में अटैक हुआ था रियासी में।
कुछ हमारे पिलग्रिम्स थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था कॉन्वॉय के ऊपर, हम भूल गए वो 9 से 10 हमारे लोग, सिविल लोग वहां मारे गए थे। तो ये छोटे मोटे अटैक्स वो कर रहा है, ये देयर इज अ पिक्चर ऑन ऑलरेडी ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक अस, हमको उकसाने की कोशिश कर रहा है। आपको समझना चाहिए कि वो अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम से दूर भागना चाहता है। अभी रिसेंटली उनके पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो हुआ है वाकया, उस वाकया आपने देखा है, उस वाकया में उन्होंने बलूच आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को, लोग और डिफेंस पर्सन के लोगों को उन्होंने मारा है। उसी के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वहां बहुत सारे एक्शन चल रही है पाकिस्तान में, पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इकोनॉमी डाउन है। तो इन सब से उनको दूर हटाने के लिए, अटेंशन हटाने के लिए जनरल आसिफ मुनीर, उन्होंने जो अपना भाषण दिया था प्रवासी पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो बताया था कि वी आर नॉट सेम, उनके 4 हाईलाइट्स थे। वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, पाकिस्तान इज अ स्टेट विच इज मेड ऑन दी कलमा के ऊपर बनाया है पढ़ के। तो ये सब उन्होंने जो उकसाया है, उनकी जो सोच है, उस सोच के बाद ये एक्शन हुआ है, और ये एक्शन डिलिबरेट है, सोच समझ के किया हुआ है। सो उनका अल्टीमेट एम क्या है? टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, दैट इज वन, एंड कीप इंडिया ब्लीडिंग। ये इंडिया ब्लीडिंग क्यों उनका पॉलिसी है? दिस पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय जनरल जियाउल हक। जनरल जियाउल हक ने 1989 में उन्होंने ये ऑपरेशन टोपैक लॉन्च किया था। मैम, you have to see, go back, why does Pakistan do what it is doing? Same pattern. Yes, with this government it is not taking so many actions, कम एक्शन ले रहे हैं, बट पुराने गवर्नमेंट, हमारी जो पुराने गवर्नमेंट थी, हर साल 2-3 ब्लास्ट होते थे। तो वो इंडिया को 1000 कट से ब्लीड करना चाहता है, जो जनरल जियाउल हक की पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत वो वायलेंट एक्शन, जो टेररिज्म है, एक वो है, सेकेंड नार्को टेररिज्म, थर्ड इज इलीगल इमिग्रेशन, फोर्थ इज काउंटरफेट करेंसी इंडिया में भर देते हैं, फिफ्थ इज हैविंग इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन इंडिया बाय डेमोग्राफिक चेंज। तो ये उसके सारे ऑपरेशन टोपैक के छोटे 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 हिस्से हैं। देन कम्युनल राइट्स एग्जीक्यूट कराना इंडिया में, एक कम्युनिटी के खिलाफ दूसरे कम्युनिटी के, उसके साथ साथ इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई, जो इंडिया के 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बैकअप करना। 1984 में जो अलगावाद स्टार्ट हुआ था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन पंजाब, उसको बैकअप करना, खालिस्तान मूवमेंट को। तो अल्टीमेटली देयर एम इज टू, उनका एम है इंडिया को 1000 कट से ब्लीड करना है। तो उस एम पे वो खरे उतरे हैं, वो अपने एम पे खरे उतरे, और उसी का एक नतीजा है ये जो पहलगाम का अटैक। तो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा पीछे, ये ऐसा नहीं कि आगे जाके। बिल्कुल, मैं हम सब जानते हैं इनफैक्ट, जो आपने ये पूरा एनालिसिस यहाँ पर रखा है, और उसमें हम समझ पा रहे हैं कि जो कुछ भी पाकिस्तान करता आया है भारत के साथ, वो हमने 78 सालों में देखा है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने अभी, अगर हम पिछले 11 सालों की बात करें, तो भारत की एक पॉलिसी अलग तरह की रही है। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है, और आपने जैसे कि शुरुआत में बोला कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी आर्म फोर्सेस को हरी झंडी दे देते हैं, तो आप कोई काइनेटिक एक्शन नहीं होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, काइनेटिक एक्शन होगा। काइनेटिक एक्शन होगा, जहां जरूरत है वहीं होगा। इट हैज टू बी सर्जिकली डन। सी, हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया हुआ है, एयरफोर्स स्ट्राइक किया हुआ है। सो कहां होगा, कैसे होगा, दैट इज ऑल अप टू द गवर्नमेंट। पर गवर्नमेंट जरूर इस पे एक्शन करेगा,
काइनेटिक एक्शन होगा, बट इट हैज टू बी लिमिटेड टू अ सेक्टर और टू अ, जैसे एग्जांपल आप मुझे अगर पूछोगे आप, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है पाकिस्तान का? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान का इज पाकिस्तान आर्मी, ISI है। हम टेररिस्ट, जैसे मैं कश्मीर में पोस्टेड था 2001 से लेकर 4 में, तो हम टेररिस्ट दो चार टेररिस्ट मारते रहते थे, बहुत एक्शन था तब, एवरी ईयर, हर साल। पर मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर से और सीनियर से पूछता था, सर हम 2-4 टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, कोई कुपवाड़ा में, कोई पहलगाम में, कोई अलग अलग, पर ये कैसे बंद होगा? तो मैं उनके पास जाता था, बोलता था, सर वी हैव टू क्लोज द टैप, नलका बंद करना पड़ेगा, हमें नलका बंद करना पड़ेगा। और नलका का जो उगम है, स्टार्ट है, वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो हमके वहां का नलका, और हमारे इंटरनली कुछ लोग हैं जो हमारे कश्मीर में और हमारे पूरे भारत में, जो उनके स्लीपर सेल्स बोलो या ऑर्गन वर्कर बोलो, वो कुछ हैं, आई डोंट से मेजॉरिटी, बट कुछ हैं जो उनको साथ देते हैं। इसी की वजह से वो यहाँ अपना एक्शन कर पाते हैं। सो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अभी आपने देखा होगा इंटरनल एक्शन, जैसे गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी क्लोज कर दिया है। उसके साथ साथ हमने उनके जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे उनको वापस भेजा है, वीजा कैंसिल हुए हैं, स्टाफ, डिप्लोमेटिक स्टाफ कम हुआ है। उसके साथ साथ बहुत अच्छी एक्शन हो रही है, वो है कि इंटरनली जो लोग यहाँ स्लीपर सेल हैं और दोज हु सपोर्टेड, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया है कश्मीर में, और जो टेररिस्ट हैं उनके घरों पे और उनके फैमिलीज पे जो एक्शन हो रहा है इंटरनली, आपने देखा है अभी कश्मीर में क्या हो रहा है। सो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, इसलिए मैं कहता हूं मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच जो गवर्नमेंट ले रही है सही दिशा में जा रही है। जी सर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी। आपने कश्मीर की बात की, और जो ये क्योंकि आप कश्मीर में आप सर्विस में रहे हैं इतने साल, और अभी जो ये पहलगाम हमला हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इस तरह का हमला बिना किसी लोकल सपोर्ट के मुमकिन नहीं है। कश्मीर में आतंकवाद और कट्टरवाद एक बड़ा मसला रहा है, और बीते सालों में सरकार ने काफी काम भी किया है, उसके बाद बदलाव भी आया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सर अभी भी इन आतंकियों को लोकल सपोर्ट हासिल है? क्या कुछ बदला है इतने सालों में? ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं मैम कि कश्मीर में पहले भी और आज भी जो मेजर चेंज आया है वो डेवलपमेंट में और लोगों के सोच में बहुत ज्यादा। तो एक कारण, उसका मुख्य कारण है सोशल मीडिया एंड मीडिया। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है लोगों को पता नहीं चलता था, और पाकिस्तान उसमें प्रोपेगेंडा वॉर डालता था, बिकॉज देयर वाज नो क्लियर कट मीडिया पॉलिसी। एंड सोशल मीडिया जब से आया है, ये बहुत अच्छा हुआ कि आजकल के यूथ जो है, चाहे वो पाकिस्तान का यूथ हो चाहे कश्मीर का यूथ हो, वो खुद रिसर्च करते हैं। दे डोंट बिलीव, आंख बंद करके भरोसा नहीं करते किसी न्यूज एजेंसी का या किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट का। तो वो आजकल के यूथ जो है वो अच्छी तरह से रिसर्च करता है। तो एक सबसे बड़ा बदलाव ये आया है अभी लास्ट 10 ईयर्स में कि एक तो डेवलपमेंट हो ही रहा है अच्छा, उसके साथ साथ यूथ भी जाग चुका है। और एक छोटा सा तबका है, जो छोटा सा तबका है वो हमारे समय में था जब मैं वैली में पोस्टेड था 2001 से लेकर 4 और दोबारा 8 तक। तो मेरे 8-10 साल का एक्सपीरियंस और आज के क्या फर्क है, मेजोरिटी डेवलपमेंट और सोच में फर्क है। उस समय भी मेजोरिटी लोग थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि यहाँ वायलेंस हो और लड़ाई हो। उनको रोजी रोटी, अच्छा एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यही चाहिए था। बट जो छोटा स्मॉल एलिमेंट है हार्डकोर जमाती, वो एलिमेंट जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को एज वेल एज इंडिया में। वो क्या करता है, इनको दबा के रखता है। जो फ्री और ब्रॉड माइंडेड कश्मीरी है उनको दबा के रखता है। ये छोटा सा तबका है, सेम वही तबका आज भी मदद करता है। हो सकता है उसका परसेंटेज कम हुआ होगा, पर अभी भी उनके साथ कुछ जो है वो जमाती इस्लामी फंडामेंटलिस्ट कुछ एलिमेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। बट मेजॉरिटी कश्मीरीज आर फॉर पीस एंड फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर इंडिया।
दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जी सर, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जो पाकिस्तान जैसे आपने कहा कि टैप बंद करने की ज़रूरत है नलके की। अब जो कश्मीर में रहा या फिर हम और भी अपने देश में अलग-अलग आतंकी हमलों की बात करें 26/11 हो और ऐसे कश्मीर में तो कोई दिन ऐसा बाकी रहा है जब पाकिस्तान ने आतंकी हमला या घटना कोई ऐसी ना की हो। सवाल ये है कि इतने सालों से जो पाकिस्तान करता आया है, जो भारत की पॉलिसी रही, क्या वो नाकाफ़ी रही है? भारत की तरफ से भी आपको लगता है कि सर कोई ढील रखी गई पाकिस्तान की तरफ, जो कुछ पाकिस्तान ने किया है, 26/11 के बाद भी वैसा कड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया गया, जो लिया जाना चाहिए था। अब वो एक्शन लिया जा रहा है, देरी से सही, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ये तो सही कहा आपने कि हम एक्शन, कड़ा एक्शन ले रहे हैं, पिछले 10 साल से तो एक्शन ले रहे हैं। अगर आप, अगेन आई विल टेल यू, हमने कड़ा एक्शन लिया है। 99 कारगिल में क्या किया था हमने? 71 में 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 सोल्जर्स को हमने सरेंडर कराया। उसके पहले 65 में हमने उनको हराया, 47 में हराया। तो मैम, इट इज ए सोच, इट इज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी और फॉर द रिसोर्सेस और फॉर द लैंड। आइडियोलॉजी इज बैक्ड एंड फ्रंट में उनको रिसोर्सेज लैंड चाहिए। सो दिस आइडियोलॉजी इज नॉट गोइंग टू फिनिश। और इस आइडियोलॉजी का जो कस्टोडियन है, कौन है? इट इज पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई ये कस्टोडियन है। पाकिस्तान में आप देखिए, जब भी कोई अच्छी सिविलियन गवर्नमेंट आती है, उसको चेंज जब भी चाहे वो पाकिस्तान आर्मी करती है। आप उनके एक बहुत फेमस राइटर हैं, एंड मेनी इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे अंडरस्टैंड दिस। वो समझते हैं। आपके टीवी शो पे बहुत सारे अपने आपके शो में आते हैं, और एक बहुत, मैं एक नाम लेना चाहूंगा, हुसैन हकानी, जो लिखते हैं मिलिट्री एंड मॉस्क। ही राइट्स ए वेरी ब्यूटीफुल बुक, क्योंकि वो सब कुछ मिलिट्री ही कंट्रोल करती है यहाँ, और मुल्लाओं को मोटिवेट करके वो यूज करते हैं। वो एक पैटर्न है। अब जनरल आसिफ मुनीर जो ने कहा था, ही इज ट्राइंग टू टो द लाइन ऑफ उनके फोर फादर्स। जनरल बाजवा की लाइन है, टो कर रहे हैं। उससे पहले कियानी जनरल की टाइम लोन कर रहे हैं। चलो 2001 में जब सीज फायर हो गया था, सॉरी 99 कारगिल के बाद 1 से लेकर 4 तक मिलिटेंसी वाज एट पीक। 2005 में सीज फायर हो गया। जनरल मुशर्रफ, जब जनरल मुशर्रफ ने सीज फायर किया इंडिया के साथ, तो उन्हीं को मारने की कोशिश किया गया। जनरल मुशर्रफ वाज अटैक्ड। जस्ट इमेजिन कि वहां की जो आईएसआईएन, वहां की जो एस्टैब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि वो चाहती ही नहीं है पीस, तो उसको खत्म करना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है। मैं तो अभी भी वो वही कैसे बोल रहा हूँ खत्म मैम। होगा? यही तो सवाल है। उसके अभी ख्वाजा आसिफ ने जो इंटरव्यू दिया स्काई न्यूज को, उसमें उन्होंने बोला कि वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूएस एंड वेस्ट एंड ब्रिटेन। अब सवाल ये है कि बहुत सारे बैकर्स हैं पाकिस्तान के, जिसमें चाइना भी है और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है। ऐसे में भारत के लिए ये पाकिस्तान की उस आइडियोलॉजी को खत्म करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? क्या हम इस बार कामयाब हो पाएँगे उस आइडियोलॉजी को या उस टैब को बंद करने में? नॉट आइडियलिस्टिक। सी, रियलिस्टिकली हम उनको पनिश करेंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, अगेन इट विल कम अप। It is like an virus. It will get down, again will come back. The ultimate solution is breaking up Pakistan, one, with breaking the army in ISI. जब तक उनकी आर्मी है पाकिस्तान, और चाहे 4 टुकड़े करो तभी भी वो आइडियोलॉजी रहेगी। सो आर्मी एंड ISI आर द कस्टोडियंस। वी हैव टू target them, and either they have to mend their ways. It has to be the civilian government who has to control the country. वो वहां नहीं है। हमारे यहाँ it is a fully civilian government and democracy which is flourishing. Every country has army, और यहाँ army has a country. This is a very big you know issue which has to be addressed. ये वॉर का सोल्यूशन है तो दिन है, उसको इतना डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पाकिस्तान आर्मी को कि कभी खड़ा ही नहीं हो। And it has completely, reign has to go in civilian government.
अब इसको कैसे करना है, क्या करना है? इट कैन नॉट हैपन इन 1 or 2 years. It has a long term policy because they are very clear. वो बहुत क्लियर है मैम। 2047 उनको गजवाए हिंद करना है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ बचाना है। वी हैड, हमारा डिफेंसिव पॉलिसी था आज तक, बट ये जब से गवर्नमेंट आया है तब से हम अभी ऑफेंसिव डिफेंस में चले गए हैं। ऑफेंसिव डिफेंस अभी हो गया है हमारा, पहले हम डिफेंसिव थे। मैं तो बोल रहा हूं वी हैव टू बी इन ऑफेंसिव ओनली टू गेट व्हाट वी वांट। देयर इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजी हमारे पास। उनका 2047 में गजवाए हिंद का क्लियर कट एम है। फॉर दैट एम दे आर वर्किंग, वो उस एम के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए क्या एम है? हमारे लिए 2047 इंडिया हैज टू बी दी डेवलप्ड नेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। बट विद दैट, उसके साथ साथ हम अगर सिक्योरिटी अगर हमने नहीं किया, हमारी सिक्योर्ड बॉर्डर्स और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान नहीं दिया, तो हमारा जो सपना है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये इकोनॉमी के साथ साथ सिक्योरिटी पे भी काम करना है, और उसका आई एम श्योर गवर्नमेंट में बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो जरूर ऐसा कुछ आगे सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए सोल्यूशन। मैं तो अपील करूंगा कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचिए, डोंट थिंक फॉर शॉर्ट टर्म और विजिबिलिटी के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से भारत को लीड करता आया है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म, एक फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकाला जाए। और इस बार जैसे कि आपने कहा कि भारत की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव नज़र आया है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के समय में हमने ये बदलाव देखा है। जब भी पाकिस्तान ने इस तरह का कोई भी प्रहार किया है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन इस बार भी पाकिस्तान में ये सोच थी कि भारत कभी भी कोई ऑफेंसिव पॉलिसी या कोई वॉर इनिशिएट कभी नहीं करता है, तो भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा, कोई काइनेटिक मेजर भारत की तरफ से नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे लोग काफ़ी सुकून से बैठे हुए थे, और सिंस भारत ऑल्सो इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो भारत तब भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि सेना पर निर्भर करता है कि वो क्या और कब कैसे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद से ही पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं, और उनके मिनिस्टर ने अता तरार उन्होंने ये ट्वीट भी किया है, लिखा है कि अगले कुछ 24-48 घंटों में भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये सिर्फ उनका डर बौखलाहट है। उनको पता है कार्रवाई करना है, हम करेंगे। बिकॉज पाकिस्तान का, मैम एक बताना चाहता हूँ बहुत जरूरी, हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर ये समझना जरूरी है। हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है वो कहाँ से आता है? भगवान श्री राम से। हमने श्रीलंका जीता और वापस लेके आ गए। तो हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर में किसी का अटैक करना या किसी का लूटना हमारा ये स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है। तो सीधा सेम स्ट्रेटेजिक कल्चर आप देखिए, सालों से अशोका आए, चाहे कितने भी हमारे बड़े बड़े राजा आए, तो नहीं हुआ ना, स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है हमारा। हम किसमें बिलीव करते हैं? हम जस्टिस, न्याय, जस्ट एंड फेयर चीजों में बिलीव करते हैं। वो सेम इज इंडियन आर्मी में है, सेम इज इंडियन पॉलिटिशियन में है, और सेम हर इंडियन में यही है। तो वो हमारा स्ट्रेटेजिक कल्चर है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है? लाइज, डिसिट एंड डिसेप्शन, झूठ, झूठ और झूठ। तो उसका बुनियाद है, तो वो वैसे ही रहेगा। तो दोनों स्ट्रेटेजिक कल्चर मैच नहीं होते हैं, एसिमेट्री है तुम्हारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में, तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। हमें भी वही करना पड़ेगा जो उनको उस भाषा में समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि हमको क्लियर कट सपोर्ट करना चाहिए बलूचिस्तान में, तहरीक तालिबान को करना चाहिए हमको सपोर्ट। मैं तो चाहता हूं एज ए इंडिविजुअल, पता नहीं मुझे गवर्नमेंट और बाकी क्या सोचते हैं, पर मैं सोचता हूं मैम ऐसे उसी भाषा में समझाओ जो उसमें समझ में आता है। अर्लियर वॉर में पुराने टाइम में कितना दोनों आर्मी आएंगे सामने पुराने टाइम में, और एक दूसरे को लड़ेंगे, शाम को निकल जाएंगे। पर मिडिवल पीरियड में कैसे हो गया? जब बाहर से आक्रांत आते थे, मुगल्स आते थे, वो कभी भी लड़ते थे, झूठ बोलते थे, बातचीत करते थे और बोलते थे आप मेरे साथ, पकड़ के मार देते थे। तो उसी भाषा में समझाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने वही सेम भाषा यूज की। तो सेम थिंग वी हैव टू यूज दैट।
वी हैव टू चेंज आवर गेयर फ्रॉम ऑफेंसिव डिफेंस से ऑफेंसिव में रखना है। एंड जब तक ये नहीं करेंगे हम, वी कैनॉट हैव पीस। पीस विल बी टेम्पररी रहेगा। आई मीन वेरी वेरी ब्लंट एंड मैंने फेस किया है कश्मीर में, जब मैं वहां था 2001 से 4 तक, मैं सामने फेस किया है पाकिस्तानी टेररिस्ट को। हमने जब कितने एनकाउंटर में मारे हैं, हमने कितने हमने पकड़े OGWs। सेम चीज चल रहा है अभी भी। इतना ही है कि अभी स्ट्रेंथ उनकी बहुत कम है और सपोर्ट लोकल कम है, पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई अभी। सो वो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान कभी बदलने वाला नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी, चाहे उनका इकोनॉमिक डाउनफॉल हो या सिक्योरिटी क्राइसिस, जो आपने बलूचिस्तान की बात की, बलूचिस्तान में BLA हो या फिर KPK में हम TTP और कंबाइंड जो बलूचिस्तान में और KPK में चल रहा है, उस सब में जिस तरह से TTP और BLA ने पाकिस्तान आर्मी को धूल चटाई हुई है, जिसमें आपने जनरल आसिम मुनीर के एड्रेस की बात की, उसमें उन्होंने BLA को लेकर भी कहा था कि इन 1500 लोगों को तो हम धूल चटा देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान का इलाज भारत को करना पड़ेगा और आपने कहा कि TTP या फिर हम ओवरऑल कहें कि जो भी ये नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, उसको लेकर भारत को खुलकर इनका समर्थन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इल्ज़ाम तो वैसे भी पाकिस्तान देता ही आया है। जो कुछ भी बलूच या फिर KPK या ये अफ़गान तालिबान ये सब कर रहे हैं, उसको वो सिर्फ़ कहता है कि इन सबको भारत मज़बूती देता है, तो क्यों ना खुलकर हो जाए? एग्जैक्टली, आपने एकदम बिल्कुल यो हिट दी नेल ऑन द हेड। मैं यही तो कहना चाहता हूं, वो आपको बोलता ही है। आप वो प्रोपेगेंडा मशीन चलाता है। अभी आप देखिए, जब भी कुछ भी कहीं भी हो जाता है तो पक्का इंडिया को ब्लेम करेगा, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाएगा। तो अगर ब्लेम कर ही रहा है, हम बदनाम हो ही गए हैं, तो सर खुल के करेंगे ना। मैं तो यही चाहता हूं। एंड पीपल ऑफ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, सब हमको बहुत प्यार करते हैं। दे रियली लव अस, बिकॉज वो भी वैसे ही लोग हैं। अगर हमका, अब देखिए वहां के पठान जो हैं और चाहे बलूच के लोग हैं, उनकी वही कल्चर है जो हमारा कल्चर है कि न्याय, जस्टिस। वो न्याय और जस्टिस पे चलते हैं, उनके लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीजन तो इन्होंने घुसा रखा है पाकिस्तान आर्मी ने। अब एक छोटा उदाहरण देता हूं। हम हमारे ट्रेनिंग के बाद जब वोट लेते हैं, हम वोट लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे संविधान पे हम कसम लेते हैं। और पाकिस्तान आर्मी जो सेम आर्मी हमारे साथ एक साथ थी, 47 में अलग हुई है, सेम कल्चर था। कैसे चेंज हो गई है? क्योंकि उन्होंने रिलीजन को डाल दिया अपने आर्मी के साथ। आर्मी तो अपॉलिटिकल, अरिलीजियस होना चाहिए, वैसे क्यों नहीं है? हमारी वैसी है, अपॉलिटिकल, अरिलीजियस। तो उनको वहां उन्होंने अपना धर्म घुसा रखा है फौज में। तो इसी की वजह से ये सब उनकी, मैं बोलता हूं उनकी जो फौज है, हम जो कहते हैं ना, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जितने भी हैं आतंकवादी संगठन हैं, ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं यार, ऑल पॉन्स। मेन तो पाकिस्तान आर्मी ही इटसेल्फ इज अ जिहादी आर्मी, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं, अपने कुरान पे कसम करके अपना कमीशन होते हैं। तो उनका माइंडसेट है जिहादी आर्मी। ओनली थिंग इज दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड दे आर वेल डिसिप्लिन एंड यूनिफॉर्म पहन के वेल ट्रेन्ड जिहादी हैं। सो पाकिस्तान क्या करता है, रिलीजन को यूज करते हुए एक तो अपने आर्मी को मोटिवेट करता है, आसपास के जितने भी उस खित्ते में मुस्लिम कंट्रीज है, OIC में खुद को अपना वर्चस्व और अपना सपोर्ट के लिए वो यूज करता है। एंड बलूचिस्तान और TTP के अगेंस्ट और POK में वो दिस रिलीजन यूज करता है। पर जो समझदार लोग हैं, जो लोग वेल क्वालिफाइड हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इस झांसे में नहीं आते हैं। हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे TV पैनलिस्ट और राइटर थे, ही इज नो मोर, तारिक फतेह सर। व्हाट अ मैन ही वाज।
he used to uprightly speak up, uprightly. ऐसे बहुत से पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो आपके चैनल पे भी आते हैं, कितना समझदार हैं वो। तो ये इनको भी समझ में आएगा। देखिए जनरल बाजवा हैं, सरनेम बाजवा है उनका, सेठी हैं, सरनेम सेठी है। So see, at the end of the day we have common DNA. जिस दिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं और हमारा रूट्स एक हैं, आई एम टेलिंग यू दिस इज वन सोल्यूशन व्हिच कैन हैपन। सेकंड सोल्यूशन जो बता रहा हूं कि उनकी आर्मी को तोड़ना पड़ेगा। ये दो ही सोल्यूशन है। वो जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी ऑफ माय फोरफादर्स, वी आर कल्चरली डीएनए वाइज हिस्टोरिकली सब कुछ कॉमन है, वो एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व है, बट दे डोंट वांट इट। तो दूसरा तरीका एक ही है मैम, जो है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। एंड हमारा एक अप्रोच नहीं हो सकता। आपने उनको देखा होगा, वो बोलते हैं कि हम हजारों साल तक लड़ेंगे पर इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, इंडिया को तोड़ेंगे। तो हम भी ऐसे ही सोचना है हमको, हम भी हजारों साल लड़ेंगे पर पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे। जब तक हम ये सोच हमारे उसमें हजारों साल नहीं लगने वाले हैं, उसमें तो कुछ ही साल या महीने लगने वाले हैं। पाकिस्तान के टुकड़े तो ऑलमोस्ट होने वाले, एकदम चरमरा गया पाकिस्तान, एकदम चटका हुआ है। यस यस यस, झटका देना नहीं जानती। आई होप आपकी बात सच हो जाए। एंड मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि 2047 उनकी रेस है गजवाए हिंद करना, 2047 हमारी रेस है डेवलप्ड कंट्री नेशन करना है विथ स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। तो ये दोनों की रेस है। उनको डिसाइड करना है कि उनको अच्छा इकोनॉमी है, वेलफेयर ऑफ पीपल चाहिए, या उनको सिर्फ कश्मीर और इस्लाम चाहिए। ये उनको सोचना है। और आई एम श्योर वो सोचेंगे नहीं, पाकिस्तान आर्मी जैसी है वो उसी बेसिस पे वो नहीं करेगी कुछ, तो हमें ही करना पड़ेगा। तो मल्टी प्रोंग अप्रोच में बात कर रहा था, तो मल्टी प्रोंग अप्रोच जब तक नहीं करेंगे हम, ये सोल्यूशन नहीं होगा। ओनली मिलिट्री अप्रोच नहीं चलेगा, ओनली डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं चलेगा, ओनली इकोनॉमिक अप्रोच नहीं चलेगा। कुछ तो मैं बहुत खुश होता हूं कि कुछ अननोन गनमैन कहीं से आते हैं, बलूचिस्तान से, और कोई कहीं से अननोन गनमैन आते हैं, वो भी अप्रोच अच्छा है। तो मल्टी प्रोंग अप्रोच करने के बाद ही हमें सोल्यूशन मिलेगा। एंड मोर देन दैट वी ऑल पीपल हैव टू सपोर्ट। हम सारे लोगों को जागरूक रहना है, अवेयरनेस करना है, जिससे आपके चैनल के थ्रू और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो ये हमें करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, और हमें ये काम करना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे कि आपने कहा कि हर एक लेवल पर हमें काम करने की ज़रूरत है, और वो नज़र भी आ रहा है जो भारत ने पॉलिसी या नीति कहें वो अपनाई है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें मल्टी लेवल स्ट्राइक पाकिस्तान के अगेंस्ट नज़र आ रही है, जिसमें डिजिटल से लेके वाटर और डिप्लोमेटिक हर तरह से, और काइनेटिक भी आई एम श्योर ज़रूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत शायद कोई काइनेटिक एक्शन ना ले, लेकिन वो भी होगा। सब्र रखे पाकिस्तान, उसको पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा जो कुछ उसने 78 सालों में किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, धन्यवाद।